तो भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में जड़ गलन, तना गलन और जो पत्ता लपेटक ऐसे रोग लग जाते हैं। जैसे इस समय किसान भाइयों, बहुत सारे किसान के खेत में मैंने देखा है, उसमें जड़ गलन की समस्या बहुत तेज़ी के साथ लगी हुई है। कोई कोई पौधे ऐसे हैं इसमें तना ग्रसित हैं, मतलब तना आप देखते होंगे पीले पीले होकर एकदम मुरझा करके और नीचे एकदम से फट करके गिर जाते हैं। ऐसी समस्या किसान भाइयों देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक पत्ता लपेटक, गुंजरा हुआ पत्ता हमारा ऊपर की पत्तियाँ लिपट जाती हैं। ऐसी समस्या किसान भाइयों देखी जाती है। तो जिन किसानों के खेत में जड़ गलन, तना छेदक, सुंडी रोग या पत्ता लपेटक कीट ऐसे ग्रसित हमारे हो जाते हैं, उन खेतों के अंदर किसान भाइयों बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है और ये बीमारी कब आती है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे जो जड़ गलन समस्या है वो कैसे आती है। हमारे बहुत सारे ऐसे खेत हैं जिसमें पानी लगातार भरा रहता है, मतलब बारिश भी हुई है, रोपाई जब से किए हैं, जो तराई क्षेत्र के खेत हैं या थोड़े नीचे हैं, तो वहाँ पर लंबे समय तक वहाँ पर गहरा खेत है, पानी भरा रहता है। ऐसे में धान में फुटाव भी बहुत कम होता है। फुटाव न होने के कारण किसान भाई यहाँ पर पैदावार भी कम मिलती है और ऊपर से यहाँ पर जो जड़ गलन समस्या है, बीमारी वो भी लग जाती है। तना गलन वो भी लग जाता है, जिससे धान में पौधे का जो तना है वो बाहरी पत्तियां सूखने लगती हैं और जो तना हमारा है वो गल जाता है। कुछ ही दिन में पूरा का पूरा पौधा किसान भाइयों वहाँ पर ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इससे पैदावार काफ़ी ज़्यादा किसानों को नुकसान होती है, पैदावार काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। लेकिन इसको समय पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए तो किसान भाइयों आप आसानी से पैदावार को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि जो शुरुआती दिन होते हैं हमारे, जब तना रोग हमारा ग्रसित होता है या जड़ गलन लगती है, वो लगती कब है। शुरुआत में पौधा हमारा अच्छे से विकास करता है, लेकिन जब 1 महीने के ऊपर हमारी फसल हो जाती है, जैसे हमारे बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल 1 महीने के ऊपर हो चुकी है, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन के आसपास पहुंच चुकी होती है, उस समय सबसे ज़्यादा जड़ गलन समस्या, तना ग्रसित समस्या या पत्ता लपेटक समस्या या सुंडी रोग समस्या ये देखने को मिलती है। क्योंकि शुरुआत में सारे किसान उसमें बहुत सारे खर्चे भी लगा देते हैं, फर्टिलाइजर्स, रोपाई किया और खेत की तैयारी, और फिर वहाँ पर खेत में जब अच्छे प्रकार से पौधा तैयार हो पाता है तब वहाँ पर जड़ गलन समस्या, तना ग्रसित समस्या देखने को मिलती है। तो ऐसी समस्या किसान भाइयों अगर समय पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप वहाँ पर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप देखते होंगे शुरुआत में धान के पत्ते पीले हो जाते हैं। जब हमारा जड़ गलन समस्या की बीमारी आती है उसमें पहले जो आती है उस समस्या क्या होती है, शुरुआत में पत्ते पीले हो जाते हैं, बाद में धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख जाता है, तना लेकर ऊपर तक पौधा एकदम सूखने लगता है। बीमारी की रोकथाम के लिए किसान भाई सबसे पहले खेत का पानी आपको सुखा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जिन खेतों के अंदर लगातार पानी भरा रहता है और निकास की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ऐसे में क्या करना है। ऐसे में किसान भाइयों करना कुछ नहीं है, वहाँ पर गुंजाइश भी नहीं है, तो पानी को हल्का फुल्का आप निकालने की अगर वहाँ पर जगह हो तो आप निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों अगर वहाँ पर निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है तो इस कंडीशन में किसान भाइयों आपको वहाँ पर क्या करना होता है, जो हमारे फफूंदीनाशक दवा का इस्तेमाल करना होता है। कुछ ऐसे हमारे जो सिस्टमेटिक दवा होती हैं, इंसेक्टिसाइड दवा होती हैं, उनका आप स्प्रे करके या खाद में डाल करके आप कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों आपको यहाँ पर यूज करना है, दवा का इस्तेमाल करना है। कार्बनडाजिम 50% आता है, मैनकोजेब आता है, तो कार्बनडाजिम 50% WP नाम से आता है। तो इसको आपको बालू मिला लेना है या रेत मिला लेना है या उसमें यूरिया में थोड़ा मिला लेना है। उसके बाद खेत में आपको यहाँ पर छिड़काव बीज से बुआई कर देना है और बुआई करने के बाद आपको सिंचाई नहीं करनी है, बीमारी अपने आप वहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। इसके लिए किसान भाइयों आपको जो दूसरा तरीका हम बताएंगे
जो जड़ गलन समस्या किसान भाइयों हमारी मुख्यतः आती है वो प्रारंभिक स्टेज यानी जो प्राइमरी स्टेज होती है शुरुआत में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। लगभग 1 महीने के आसपास 25 से 30 या 35-40 दिन के आसपास देखने को मिलती है। लेकिन जब फसल हमारी गबोट अवस्था में पहुंचने वाली होती है उसके बाद हमारी ये समस्या किसान भाइयों दूर हो जाती है। लेकिन समय पर नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप देखते होंगे अवस्था में जब हमारी आती है तो पौधे में पत्तियां हल्की पीली होकर वहां पर सूखने लगती हैं। आपको यहां पर उखाड़ करके अगर आप देखते होंगे तो जड़ हल्के भूरे रंग की दिखाई देती होगी और वहां पर वो गल जाती है। जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए आपको कार्बनडाजिम मैंने बताया है, कार्बनडाजिम मैनकोजेब जो फफूंदनाशक दवा होती है 1 से 1.5 किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम यूरिया के साथ मिलाकर वहां पर आपको छिड़काव कर लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। धान की फसल में जो बहुत प्रकार के रस चूसक कीट लग जाते हैं उनका भी नियंत्रण बहुत ही समय पर आपको कर लेना होता है। गबोट अवस्था जब आने की होती है, बालियां हमारे खेत में निकलना शुरू हो जाती हैं, उस कंडीशन में किसान भाइयों आपको यहाँ पर जो रस चूसक कीट होता है उनको आपको नियंत्रण बहुत ही जल्दी कर लेना होता है। इसके लिए किसान भाइयों बात करेंगे जो हमारा टेक्निकल दवा है वो थायोमिथाक्सम जो आती है 25% WG फॉर्म में आती है। इसकी मात्रा किसान भाइयों 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको लेना है। या फिर एसिटामिप्रिड आती है 20% SP फॉर्म में आती है। इसकी भी मात्रा 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। 600 से 700 लीटर पानी में घोल बनाइए और तैयार करके आप छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों बात करेंगे कहीं कहीं क्षेत्रों में धान की फसल में जो पत्तियां देखते होंगे, तना देखते होंगे, जड़ों पर काले काले धब्बे हो जाते हैं, भूरे रंग के आपको धब्बे दिखाई देते हैं। इस ब्लास्ट रोग को, ये बहुत भयंकर रोग होता है, इसको नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी धान की फसल में जो पत्तियां होती हैं उसमें धब्बे पड़ जाते हैं और भूरे रंग के और थोड़ा सा जैसे पीले रंग के धब्बे होते हैं, पत्तियां एकदम से ग्रसित हो जाती हैं। इनका अगर समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरे खेत में फैल जाते हैं। एक पौधे में देखते हैं, एक से पौधे से दूसरे पौधे में, तीसरे पौधे में, चौथे पौधे में और लगभग पूरे के पूरे खेत में एकदम से फैल जाता है। ये ब्लास्ट रोग कहते हैं। इस ब्लास्ट रोग को नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों हम टेक्निकल दवा का नाम बता रहे हैं। आपको ट्राइसाइक्लाजोल जो आता है 75% फॉर्म में आता है। इसकी मात्रा किसान भाइयों आपको 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। और या फिर दूसरी दवा आती है हमारी आइसोप्रोथोलेन जो आती दवा है, तो इसकी जो 40% इसी फॉर्म में आती है। इसकी आपको लगभग 600 से 750 ग्राम 600 से 750 मिली जो लीटर होता है प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाइयों 600 से आपको 700 या 750 लीटर पानी में घोल तैयार कीजिए और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसको स्प्रे कर देना होता है। इससे किसान भाइयों जो हमारे कीट हैं, रस चूसक कीट हैं, इनको आप नियंत्रण कर पाएंगे। समय पर अगर नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारी धान की फसल में अच्छी प्रकार से वहाँ पर पैदावार मिलती है। जैसा किसान भाइयों धान की फसल ज़्यादातर किसानों की लगभग 1 महीने के ऊपर हो चुकी है, 35 से 40 दिन के आसपास होने वाली है। इस समय सबसे ज़्यादा कीटों का प्रकोप देखने को मिलेगा। फसल में हमारा जो जड़ गलन समस्या है, तनाग्रसित समस्या है या पत्ता लपेटक समस्या है, सुंडी रोग है, ये सब ज़्यादा रोग देखने को किसान भाइयों मिलता है। तो इसके लिए किसान भाइयों जो मैंने दवा बताई है इसको समय से और सही डोज लेकर आपको यहाँ पर स्प्रे कर देना है। और जो मैंने बताया है यूरिया के साथ बुआई करना है, उसको आप बुआई विधिवत से करेंगे। जिन खेतों के अंदर लगातार पानी भरा रहता है उनके अंदर समस्या किसान भाइयों ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर निकालने की कोई गुंजाइश पानी को हो तो निकाल सकते हैं, हल्का फुल्का पानी आप कम कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सल्फ़र डालने की, अगर यूरिया आपने दूसरी नहीं डाली है तो साथ में सल्फ़र आपको ज़रूर मिलाना चाहिए। सल्फ़र से हमारी जो पानी का pH मान होता है वो भी मेंटेन रहता है, जो मिट्टी की वैल्यू होती है वो भी मेंटेन रहती है, जिससे हमारी धान की फसल में किसी प्रकार की रोग ग्रसित समस्या नहीं देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों ये जानकारी आपको
ज़रूर थोड़ा पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी समस्या आ रही हो तो नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप कहाँ से हैं वहाँ भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता चले आप किस क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसी नीचे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। तो किसी प्रकार की समस्या आने पर नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आपने फसल में दूसरी डोज में क्या डाला है, दूसरी यूरिया के साथ आपने कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व की यहाँ पर पूर्ति कर दी है, तो नीचे आप कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।